नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाकुंभ की महाकथा और मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सीएम योगी ने प्रयागराज में पीएम मोदी की जनसभा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को आपको बता दें कि प्रयागराज जा रहे हैं। संगम तट से पीएम महाकुंभ का शंखनाद करेंगे। संगम नगरी में कल पीएम मोदी गंगा पूजन करेंगे। साथ ही महाकुंभ से जुड़े 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। महाकुंभ से पहले मोदी को 2 लाख लोग सुनेंगे। 13 अखाड़ों के संत भी होंगे। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होगा और महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। पीएम मोदी के आने से पहले सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियां बदली। प्रयागराज में महाकुंभ की जहां एक तरफ तैयारी हो रही है, वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अक्षयवट हनुमान मंदिर के साथ साथ संगम घाट पर स्थित इस पंडाल में आएंगे और यहाँ पर वो जनसभा करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी प्रयागराज वासियों को। और अगर इस पंडाल की बात करें तो देखिए आप कितना भव्य स्वरूप बनाया गया है इस पंडाल का। ये संगम घाट पर पंडाल स्थित है। लगभग 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और एक आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 लाख लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देखिए अलग अलग सेक्टर डिवाइड किए गए हैं किस तरीके से। वीवीआईपी के लिए अलग सेक्टर डिवाइड किया गया है, वीआईपी के लिए अलग सेक्टर डिवाइड किया गया है। ऐसे 40 सेक्टर डिवाइड किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और आगमन पे हर कोई पहुंचना चाहेगा और हर कोई उनको देखना चाहेगा। उसके लिए ये सेक्टर डिवाइड किया गया है। एक भव्य पंडाल देखिए, ये पंडाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये गंगा तट पर स्थित है और गंगा तट पर ये पंडाल बना हुआ है। पंडाल का भव्य स्वरूप है और जिस तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर ये पंडाल भव्य तरीके से और सजकर तैयार हो जाएगा। अभी तैयारियां आपको दिखाई दे रही होगी, ये तैयारियां हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि प्रयागराज का दौरा है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से कितने काम हो चुके हैं, किस तरीके से विश्व पटल पर इस बार जो कुंभ है उसको रखा जाएगा। देश विदेश से आने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से इस बार प्रयागराज महाकुंभ को देख सकते हैं, क्या क्या नई तैयारियां यहाँ पर हो रही है, डिजिटल कुंभ की किस तरीके से व्यवस्था हो रही है। प्रयागराज में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस जगह पर जनसभाएं करेंगे और जनसभा करने के साथ साथ लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अखाड़े परिसर के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और इस पंडाल में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा का भाषण भी सुनने को मिलेगा और परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। यमुना नदी में खड़ा निषाद राज क्रूज यहां के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी पहली सवारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैसा है ये क्रूज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार जहां भव्य समागम होगा, वहीं आकर्षण का केंद्र आने वाली क्रूज निषाद राज क्रूज जरूर बन रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये क्रूज बनाया गया है, जिस तरीके से ये क्रूज वाराणसी से लाया गया है, इस क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और इस प्रयागराज महाकुंभ को देखेंगे, तैयारी देखेंगे और किस तरीके से घाटों का विकास किया गया है ये देखा जाएगा। ये क्रूज जिस तरीके से बना हुआ है इलेक्ट्रिक पावर के जरिए निषाद राज क्रूज, इसकी विशेषता ही अलग है। आपको मेट्रो सिटी की तरह एक दिख रहा होगा कि ये मेट्रो कंपार्टमेंट टाइप का है। तो ये पूरा जो क्रूज है वो आकर्षण का केंद्र महाकुंभ में रहेगा क्योंकि ये बनारस से आया हुआ क्रूज यहाँ पर स्थापित होगा और वीवीआईपी घाट पर ये देखने को मिलेगा। ये क्रूज जिस तरीके से खूबसूरत है और इसकी विशेषताएं अलग अलग है। इस क्रूज में वीवीआईपी मूवमेंट किए जाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार महाकुंभ का विस्तार किया जा रहा है तो वीवीआईपी मूवमेंट इसी क्रूज से किए जाएंगे और ये क्रूज सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र इन घाटों पर होगा। और अब खबर है, महाकुंभ के दौरान महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। इसे माई बाड़ा कहा जाता है। महिला साधुओं की क्या तैयारी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
महाकुंभ में अखाड़ों का विस्तार लगातार जारी है और जिस तरीके से हर अखाड़े अपने अपने कार्य को अब अंतिम स्वरूप दे रहे हैं, उसी बीच हम महिला अखाड़े के बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ दिव्यानंद गिरी जी हैं। आपके अखाड़े का क्या विस्तार हुआ और किस तरीके से महिला अखाड़ा चलता है इस 13वें अखाड़े में? जी, मैं दिव्या गिरी, मनकामेश्वर मठ मंदिर लखनऊ से। हम लोग की भी सहभागिता कुंभ के दौरान थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय रूप में रहती है, चूँकि श्री पंचदशनाम जूना का जो महिला विंग है उसको श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, सन्यासिनी जूना अखाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे सारी महिलाओं का आगमन होता है। हर दूर दूर प्रांत से सारी महिलाएं आती हैं, यहाँ पे अपना शिविर लगाती हैं। चूँकि धर्म ध्वजा लग जाती है, उसके बाद ही जब दत्तात्रेय जयंती आती है, उस बीच एक पेशवाई होगी, उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने टेंटों में जाएंगे। तब तक टेंटों को स्वरूप में देना, उनको लगाना, उनकी सारी व्यवस्थाओं को करना इस बीच हो जाता है। और मुख्यतः 14 को ही हम लोग ये मानते हैं कि शिविर की स्थापना होगी और सब लोग अपने अपने शिविर में रहेंगे। चूँकि लगभग शिवरात्रि तक मुख्य स्थानों में और बाकी अन्य जो स्नान पर्व के आते हैं, तो लगभग 2.5 से 3 महीना कुंभ क्षेत्र में माने या फिर यूँ कहें कि कल्पवास यहाँ पे रहता है। सब लोग अपने आश्रमों, अपनी जगहों को छोड़ के यहाँ पे आते हैं। मात्र एक डुबकी स्नान की सबकी कामना होती है, क्योंकि संत हैं, महिला संत हैं, उनकी अन्य ढेर सी व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं और व्यस्तताओं के बाद भी वो अपने इस दशनामी जूना अखाड़े को समय देते हैं। अपने अपने जो भी एक इकाई के रूप में सहयोग होता है वो सब लोग करते हैं। और चूँकि अब हम लोग अभी उपस्थित हैं, धीरे धीरे अन्य महिला संत भी आएंगे और वो यहीं भी रुकेंगे। किस तरीके से आपके अखाड़े का छावनी प्रवेश होगा? जिस तरीके से 13 अखाड़ों की बात की जाए तो छावनी प्रवेश एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस तरीके से एक निकलता है, पूरा प्रवेश होता है और फिर उसके बाद यहाँ स्थापित होते हैं। अलग अलग अखाड़ों में पुरुष स्थापित हैं, पुरुष नागा साधु हैं, वो अलग अड़भंगे रूप में दिखते हैं। आपका क्या स्वरूप देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, जहाँ पे नारियों की बात आती है और तो वहाँ पे एक मर्यादा होती है और मर्यादा के साथ में एक जो शालीनता होता है। क्योंकि हम लोग सनातन परंपरा है, जो हमारे लोगों की संस्कृति है, कुंभ एक उन्हीं लोगों का एक मिला स्वरूप होता है कि हम अपने पुरातन, अपनी प्राचीनता, अपनी शालीनता को कैसे स्थापित करते हुए अपने कुंभ की परंपराओं का निर्वहन करें। तो उसमें चूँकि जो 13 अखाड़े हैं उसमें सिर्फ पंचदशनाम जूना अखाड़े की ये महिला विंग होती है। तो हम लोगों का अस्तित्व बिल्कुल अलग के तौर पे नहीं स्थापित मानते हैं, क्योंकि जूना जैसे हम लोगों को गमन करता है, जैसे वो दिशा निर्देश करते हैं, हम लोग वैसा रखते हैं। हाँ, क्योंकि रथ होता है, रथ जिसको हम लोग हिंदी भाषा में ओहदा बोलते हैं, उस पर सारे लोगों का साज सज्जा होता है, उस पर वो सुशोभित होते हैं। नगर भ्रमण होता है, उसके बाद में जिनके कैंप्स लग जाते हैं वो अपने कैंपों में, जैसे यहाँ आपको अभी थोड़ा सा बिखरे रूप में दिख रहा है, कल उस दिन थोड़ा सज्जा पूर्ण हो जाएगा और फिर अपने टेंटों में वो रहेंगे। धीरे धीरे 14 के बाद ये मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे रहने योग्य भूमि तैयार कर लेंगे। देखिए, अभी अर्चना गिरी जी हैं जो सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हैं, थोड़े अपनी सारी व्यवस्थाओं के उसमें रह रही हैं। ऐसे ही सारे लोग आते हैं, महिला सन्यासी आती हैं, वो रहती हैं। क्योंकि ये महिला विंग है, इसके बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोई अलग स्वरूप नहीं बना के रखा है। जूना अखाड़े की जो टीम होती है पुरुष विंग की, उन्हीं के साथ साथ में रहता होता, और जो उनके रथ वगैरह तैयार होते हैं उसमें महिला साध्वी रहते हैं, मंडलेश्वर रहते हैं और दुतानी रहती हैं, वो सारे साथ साथ होते हैं। महिला तो अपने जीवन में वैसे ही तप करती है और अगर तपस्विनी हो तो उसका तप ही अलग होता है। महाकुंभ है, एक विशाल आयोजन है। डिजिटल इंडिया का भी बात लगातार अब लोग कह रहे हैं कि अब महाकुंभ को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण एक योगदान होगा इस डिजिटल इंडिया का महाकुंभ में और महिला विंग्स के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अखाड़ाओं की बात करें तो अखाड़ा प्लस सरकार, मतलब जो एक समाज में जो देना चाहते हैं वो कुंभ के रूप में प्रतीत होता है। और मुझे लगता है जो पिछले के कुंभ की थीम थी दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, आज उसी का थोड़ा थोड़ा सा रूप दिखता है, क्योंकि हर व्यक्ति
मोबाइल के द्वारा आप मानिए या फेसबुक, ट्विटर, सारे लोग, हर महात्मा के पास में मोबाइल उपस्थित होता है और इसके थ्रू वो अपनी सनातन परंपराएं जो हैं अभी भी जीवित रखे हैं। आप सोचिए कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इस रेत में आना, रहना, कैंप करना, किसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उस रूप में भी वो ज़मीन में आके अपना 2 से 3 महीना का जीविकोपार्जन करते हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। हम लोग महलों में रहने वाले, एसियों में रहने वाले, उनसे किसी भी एक किंचित व्यक्ति कर दिए, इतनी खुली छत पे आप जाके सिर्फ टेंट लगा के रहनी, उनके लिए एक कल्पनीय हो जाता है। तो ये एक तप है चूँकि खासकर जो महिलाओं की अगर आवश्यकता समझे या भूमिका समझे तो ये प्रगाढ़ होता है। क्योंकि अगर आप महिला हैं तो घर की जो गृहस्थी होती है उसको तो आपको समेटना है। मीन्स जैसे आपको आपका मठ या मंदिर है, उनकी व्यवस्थाओं को संभालते हुए आपको कुंभ की व्यवस्था भी करना है और उन सारे लोगों से आपको सहयोग लेना है जो नहीं देना चाहते हैं। तो ये बड़ा कार्य होता है महिलाओं के रूप में, एक सन्यासिनी के रूप में तो बहुत ही कठिन कार्य है कि आप लोगों को सबसे कहना है वे हम यहाँ पे हैं, आप ये हमें आवश्यकता है, ये पहुँचाइए, सरकार से ही क्यों ना हो, परंतु ये कठिन कार्य है। परंतु इन सब के होते हुए भी जो सनातन परंपरा है, सनातन स्तंभ है, उनकी आवश्यकताएं हैं, जो हम लोग समाज को या अन्य अन्य पब्लिक की जन जागृति कहें कि जो कुंभ है, कुंभ का जो महत्व है, जो ये एक स्नानों के द्वारा जो एक पर्व है, वो यथोचित तभी होता है जब हम इन सनातन परंपराओं के जीते जी हम उस कुंभ को, क्योंकि जब कुंभ की बात आती तो स्नान एक महत्वपूर्ण होता है, डुबकी लगाना सबका एक उद्देश्य होता है, मगर उस योग्य बनाना, भाई जो जिस मठ से है, जो जिन व्यवस्थाओं से है, उसके द्वारा जुड़े हुए लोग भी आते हैं, वो भी स्नान से लाभ लेते हैं। क्योंकि जब त्रिवेणी या संगम की बात करते हैं तो प्रयाग की बात हो तब तो विशेष हो ही जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि जो डुबकी लगाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इतने महत्वपूर्णता के साथ में भी जो महिलाओं का सहयोग है वो बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में यज्ञ किया था। सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण ही इसे प्रयाग कहा गया। प्रयाग माने प्रथम यज्ञ। वहां के घाटों पर तैयारियां देखिए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ यज्ञ किया था, चारों वेदों के ज्ञान के बाद। ये पहली यज्ञ स्थली कहलाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं राम जी, आप बताइए। हमने तो बता दिया कि ये ब्रह्मा जी की पहली यज्ञ स्थली है, चारों वेदों के ज्ञान के बाद। क्या और पुराणों में कहानियां हैं यहाँ? पुराणों में तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन है, इसको सब बता भी नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। और दशाश्वमेध घाट जो है अति प्राचीन मंदिरों में आता है। दशाश्वमेध घाट किसी से, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी से पूछ लीजिएगा, दशाश्वमेध घाट पूरी कांवड़ यात्रा जो सावन में होती है, जो यहाँ से कांवड़िया जल भरते हैं, सारा जल यहीं से जाता है। यहाँ पर अपार भीड़ होती है कांवड़ियों की सावन के महीने में। इसलिए इस घाट का महत्व अति है, बहुत ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यहाँ किया, युधिष्ठिर ने भी अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ यहाँ पर किया। क्या और मान्यताएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर मान्यताएं देखिए, यहाँ पर ये जो कुंभ मेला लगा हुआ है, आप जहाँ तक नजर डालेंगी ये मेले का ही विस्तार होता चला गया है। मेले का 30-35 पाउंटून पुल बने हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा जो है भू क्षेत्र लिया गया है, कितना बड़ा भू क्षेत्र, जहाँ तक देखिए नजर पाउंटून पुल बना है। फाफा मऊ तक ये मेला है, ये मेला फाफा मऊ तक है। यहाँ अच्छा, ये बताइए मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, कब ये मंदिर स्थापित हुआ, कैसे यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से पूजा करने? देखिए ये मंदिर जो है, इसका विस्तृत वर्णन तो शायद ही कोई साधु महात्मा भी नहीं कर पाएगा। ये पुराणों में ही इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख पुराणों में ही मिलेगा। लिहाजा जो है ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। तो इसलिए दशाश्वमेध घाट का
पूरे प्रयागराज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व है, ये आप जान लीजिए। ब्रह्मा जी ने इस घाट पर पूजा अर्चना की थी। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यहाँ पर किया था। युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस घाट पर यज्ञ किया था। और जिस तरीके से इस घाट के बारे में बताया जाता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, कावड़िए यहीं से जल लेकर जाते हैं और उसके बाद शिव जी को जल चढ़ता है। महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल के लिए घुड़सवार पुलिस भी तैनात होगी। इसमें भारतीय ब्रीड के घोड़ों के साथ साथ अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण का काम करेंगे। मेले की ड्यूटी में तैनात घोड़ों के डाइट का खास ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, क्राउड कंट्रोल के लिए विशेष तरीके के घोड़े और विशेष नस्ल के घोड़े लाए गए हैं और बाहर से लाए गए हैं। जिस तरीके से इनको प्रशिक्षित किया गया है, इसके साथ साथ ट्रेनिंग पुलिस कर्मियों को भी दी गई है कि वो ये घोड़े चला सके और लोगों की सुरक्षा इनके जरिए भी कर सके और सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन दे सके। प्रेम जी हमारे साथ हैं, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट देख रहे हैं। कैसे घोड़े हैं, कौन कौन सी नस्ल के हैं और क्या खास चीज़ें हैं? RI माउंटेड प्रेम बाबू, PTC सीतापुर से आया हुआ हूँ। ये PTC सीतापुर के घोड़े हैं, बाम ब्लड घोड़े हैं। आर्मी से 6.5 से 7 लाख में क्रय होकर के आए हैं। इनको प्रशिक्षण दिया गया है मेला के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, भीड़ क्राउड और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। पानी में भी दिक्कत आती है तो पानी में भी काम करेंगे। और 130 घोड़े मेले में आने सुरक्षा के लिए, जनता के लिए, मेले के लिए, जिसमें से 58 यहाँ आ चुके हैं और 65 घुड़सवार आ चुके हैं, जिनका प्रशिक्षण अभी प्रचलित है। मेले में जा रहे हैं, पुलों पर जा रहे हैं और भीड़ में जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कौन सी ब्रीड का घोड़ा है? बाम ब्लड है। क्या खास है? हाँ, ये बाम ब्लड है, नया खून है, 4 साल का बच्चा है। आर्मी से आया है, H4 हिसार में पैदा हुआ। 2020 इस पर लिखा हुआ है, 2020 में पैदा हुआ है। RO का निशान है। आर्मी की गाड़ी घोड़ा पे RO का निशान होता है। इसके बाप का नाम BD है, बोधका का बच्चा है। इसकी सारा रिकॉर्ड इसकी चिप में, गर्दन में चिप पड़ी हुई है। 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड इस समय इसके पास उपलब्ध है, इसके बॉडी के अंदर। ये क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ होगी? बहुत भीड़ होगी, ये लात नहीं मारेगा। भीड़ में से निकलता हुआ सीधा जहां दिक्कत आ रही होगी, क्राउड हो रहा होगा, किसी को दिक्कत आ रही होगी, परेशानी, कोई बीमार होगा, गाड़ी जा नहीं पाएगी, घोड़े से ही उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। कैसे इन पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया? ये लोग कैसे उनको वहां से लेकर आएंगे? भीड़ पटाखे बैंड बजा करके इनको तैयार किया गया है। भीड़ से भी निकाले गए, जनता पीछे से भी आती है, आगे से भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से जनता को हटाता हुआ सीधे निकलता हुआ चला जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई खास ब्रीड की इस बार आए? इंग्लैंड से कोई ब्रीड हाँ, आई हुई है? थ्रो ब्रीड इंग्लैंड के जो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरह के घोड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये बताया गया कि अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है तो इन घोड़ों के माध्यम से, बहुत ज़्यादा अगर इंजरी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन घोड़ों के माध्यम से भी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी जो पुलिस प्रशासन होंगे वो इन घोड़ों के जरिए ये कह सकते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बार अगर हम प्रयागराज के शाही स्नान को लेकर बात करें तो इस बार 6 शाही स्नान, पहला शाही स्नान जो है वो 13 जनवरी से शुरू होगा और आखिरी जो है वो 26 फरवरी को होगा। अब बात करेंगे प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच संगम तट कैसे टेंट सिटी में बदल गया है, किस तरीके से यहाँ पर आश्रम बनाए जा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में इतनी बड़ी बड़ी टेंट सिटी लग रही है, आश्रम लग रही है, और इन आश्रमों का निर्माण कैसे हो रहा है, निर्माण होने के साथ साथ इतना भव्य स्वरूप कैसे दिया जा रहा है। हमारे साथ लल्लू इंटरप्राइजेस के मैनेजर हैं संदीप जी। संदीप जी, आप किस तरीके से आश्रमों का निर्माण करवा रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में? इन सब चीज़ों में मेहनत तो बहुत लगी। हम लोगों को युद्ध स्तर पे काम करना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है। अभी जैसे सुबह हम लोग 8 बजे से ड्यूटी चालू हो जाती है, रात को पर डे हम लोगों को 1 बजे तक 2 बजे तक
काम करना पड़ता है। और टीम जो है, टीम हम लोगों की ना बहुत लंबी होती है। 300-400 लेबरों की टीम होती है, 40 से 50 मैनेजर की टीम है। रातों दिन काम करना पड़ता है क्योंकि काम हमको समझ करके देना है। और पिछले कुंभ से जो 2019 का कुंभ था, उस कुंभ से ये महाकुंभ है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। पिछली बार सेक्टर कम थे, इस बारी 25 सेक्टर हैं। पिछली बारी जो पीपा के हमारे पुल होते हैं वो 22 पुल थे, इस बारी 32 पुल बने हुए हैं। पीपा की पुल भी आप लोग बना रहे हैं? नहीं, पीपा का पुल तो उसके ठेकेदार दूसरे होते हैं बनाने वाले। हम लोग तो टेंट वर्क करते हैं, टेंट और फर्नीचर का कार्य, पंडाल बनाना और टेंट सिटी पूरी बस्ती है उसका काम करना, ये होता टेंट है। वर्क कितना हो रहा होगा? आप लोगों का खुद का टेंट वर्क कितना हो रहा है इस विस्तार में? इस पूरे मेले को टेंट लगाने के लिए कम से कम 8 से 10 जो है फर्म हैं, मतलब ठेकेदार हैं, 8-10 लोग हैं। मेनली लल्लू जी खानदान के हैं, लल्लू जी इंटरप्राइजेज। हमने जब एंट्री किया तो लल्लू जी इंटरप्राइजेस, लल्लू जी सन्स ब्रदर्स, लल्लू जी के अलावा हमने कहीं कुछ देखा नहीं। तो लल्लू जी ने ही पूरा महाकुंभ कवर कर दिया है। बाहरी जैसे कोई आता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन कितने लल्लू जी हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, ये लोग ना परिवार के लोग हैं, सब अलग अलग भाई हैं, सबका बंटवारा हो गया। लल्लू जो थे ना वो 3री-4थी पीढ़ी बीत गई, इन लोगों के परदादा थे वो, तो वो ब्रांड हो चुके हैं। ब्रांड यहाँ पर ब्रांड जी, ब्रांड हो चुके हैं। मतलब प्रयागराज का कुंभ हो गया, हरिद्वार का हो गया, नासिक का, उज्जैन का। आप लोग मोस्टली कुंभ में ही ये काम करते हैं? कुंभ स्पेशलिस्ट। कुंभ स्पेशलिस्ट हैं आप लोग। अच्छा, अगर आप हमें बताएं कि किस तरीके से ये लगाए जाते हैं। देखिए, क्योंकि बल्लियां बहुत ज्यादा रखी, किस तरीके से अगर एक आश्रम बनता है तो कैसे निर्माण होता है, क्या क्या चीजें लगती हैं उस आश्रम में, और इस बार क्या कुछ अलग अलग आश्रम बन रहे हैं? हाँ, अलग अलग आश्रम बन रहे हैं। जैसे अखाड़े हैं, अखाड़ों का काम बड़ा बड़ा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, शंकराचार्य लोगों का है। और इस बारी लगभग 6,000 के करीब, 5,500-6,000 संस्थाएं हैं महात्माओं की, और बाकी अखाड़े हैं बड़े बड़े सब। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अखाड़ों का एरिया ज़्यादा होता है, जो बड़ी संस्थाएं होती हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है, उनके श्रद्धालु ज़्यादा होते हैं आने वाले, तो उनका कैंप बहुत बड़ा बड़ा बनता है। इन लोगों का कैंप बनाने में हम लोगों को कम से कम 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के समय में हाँ, वहाँ की टीम वर्क हमने शुरू से लगा दिया तो लास्ट तक वो वहीं रह जाएगा, बाहर नहीं। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अभी उस तरीके का विस्तार नहीं हुआ। ये समय कितना लग जाएगा इस बारी एक्चुअली क्या हुआ, लेट इसलिए हो रहा है कि गंगा मैया जी दोबारा फिर से आ गई थी, तो पानी हटने में काफी समय लग गया, तो लैंड क्लियर नहीं मिल पाई। लैंड क्लियर देर में मिली गंगा जी के बढ़ने की वजह से, तो पीडब्ल्यूडी वाले रोड नहीं बना पाए, देर से रोड बनी, और देर से लाइट, बिजली, सभी काम बाधित हो गया। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा उन लोगों का रोड तैयार हुआ, फिर तब हम लोगों का काम तैयार हुआ, चालू हुआ कि मतलब हम लोग काम कर सके, गाड़ी हमारी जा सके वहाँ पे। अच्छा, टेंट का निर्माण हमने शादियों में देखा और सब भव्य आयोजन में देखा। अगर एक किसी आश्रम को निर्माण करना होता है टेंट वालों को, तो आप लोगों को आश्रम का निर्माण मोस्टली कहूँ तो कितना समय लगता है और कितना मटेरियल यूज होता होगा? मटेरियल तो डिपेंड करता है कि उस आश्रम का मतलब कितना काम है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब एक कितना भी बड़ा काम हो, हम लोग एक टारगेट बना के चलते हैं कि कितना आदमी हमें लगाना है, कितने समय हम खत्म कर लेंगे। लेकिन फिर भी फाइनल फिनिशिंग देने में कम से कम 1 महीने का समय तो लग जाता है। 1 महीने के समय में पूरा नहीं करते हैं। बाकी और जो छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं वो तो 1 दिन 2 दिन में काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो बड़े महाराज हैं, जैसे अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। कितने अखाड़ों का काम आपके यहाँ से हो रहा है? हमारे यहाँ से 1 अखाड़ा हमें फिलहाल मिला है, निर्मोही अग्नि अखाड़ा, और पुरी के शंकराचार्य जी का काम मिला है, और ऐसी कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी का काम हमें मिला है, और क्या बोलते हैं कैलाश। अगर हम इन लोगों का, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, इनके हम अगर मंदिरों की बात करें तो बहुत ही भव्य स्वरूप इनके मंदिरों का, तो जाहिर सी बात है आपके पास चैलेंज बड़ा होगा, टारगेट बड़ा होगा। इनके आश्रम और मठ का निर्माण बहुत ही भव्य रूप होगा। क्या अलग डिमांड इस बार है इनके मठों में? एक्चुअली इन लोगों को क्या होता है कि सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है तो हम लोग उस सुविधा पे काम करते हैं। तो जैसे अदर कुछ एक्स्ट्रा वर्क उनका होता है तो अपना वो लोग स्वयं किसी वेंडर से कराते हैं, जो कि उनके यहाँ हमेशा जो काम करता है एक्स्ट्रा डेकोरेशन का। हम लोगों को जितना वर्क ऑर्डर में रहता है कि आपको इनका इतना काम करना है, तो हम लोग बस उतना ही काम करते हैं। मतलब वर्क ऑर्डर के हिसाब
वर्क ऑर्डर के हिसाब से जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किस तरीके से इस प्रयागराज में पूरी टेंट सिटी का निर्माण होता है। निर्माण कौन करता है, आपको मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से ये जो पूरा वर्कलोड है कितना होता है और इतने ज्यादा एरिया में काम टेंट सिटी कैसे करती है। तो महाकुंभ की महाकथा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी इंडिया न्यूज़ ऐसी ही महाकुंभ से जुड़ी